हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हम बात कर रहे हैं सेल डिवीजन के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सेल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप डायरेक्टली इस पार्ट पे आए हुए हैं तो थोड़ा सा पहले के पार्ट को देख लें ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। हमने कई सारे डेमोन्स्ट्रेशन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन यूज किए हुए हैं। एक बात मुझे बताइए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, वो ये कि अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पेरेंट बन चुके हैं, जिनके अपने बच्चे हैं, या अगर आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनको ये कहते हुए सुना हुआ होगा कि ये जो बच्चा है वो बिल्कुल पापा की तरह गया है, ये जो बच्चा है वो मम्मी की तरह गया हुआ है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है यानी कुछ स्पेसिफिक गुण है वो अपने पापा से लेकर के आया है, इसके जो कुछ गुण है वो अपने मम्मी की पीढ़ी से लेकर के आया है। आपने ये चीजें कई बार सुनी होंगी और ये चीजें वाकई में सही बात है। जब हम बात करते हैं बच्चों की तो कुछ ना कुछ गुण वो अपने पेरेंट के साइड से, देखिए पेरेंट मतलब फादर के साइड से लेके आते हैं, और कुछ गुणों को वो अपने मदर के साइड से लेके आते हैं। ना केवल गुण बल्कि कुछ बीमारियां भी वो अपने साथ कैरी करके लेके आते हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव पेरेंट के साइड में से। ये क्या चीजें हैं और ये क्यों होती हैं, आज के वीडियो में आप ये चीज समझ जाएंगे। जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन की तो इसका मतलब होता है सेल डिवीजन इन रिप्रोडक्टिव सेल। सिंपल सा लॉजिक है। तो और कौन सा सेल होता है? और होता है सोमैटिक सेल, जिसके अंतर्गत इनको छोड़ करके यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ करके बाकी जो सेल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं इनका डिवीजन होता है। उनका डिवीजन अलग मैनर में होता है। और रिप्रोडक्टिव सेल की अगर हम बात करें तो ये इनका रिप्रोडक्शन अलग सेल में अलग तरीके से अलग सेल डिवीजन के प्रोसेस को फॉलो करके करता हुआ है। पहले वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, जिसका एमसीक्यूज आप चेक कर सकते हो हमारे ऐप को डाउनलोड करके, सॉल्यूशंस बेस्ट एवर कोर्स को सब्सक्राइब करके। तो पहले देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव सेल बेसिकली डिवाइड किस में होता है। रिप्रोडक्टिव सेल डेफिनेटली डिवाइड होते हैं उन सेल में जहां पर रिप्रोडक्टिव पर्पस को पूरा करने के लिए प्रोसेस चल रहा होता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि रिप्रोडक्टिव सेल जो बेसिकली डिवाइड होते हैं वो मियोसिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं और ये एक स्पेशल ऑर्गन में पूरे होते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक स्पेशल ऑर्गन में डिवाइड होते हैं या एक स्पेशल ऑर्गन में इनका जो प्रोसेस है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। कौन सा स्पेशल ऑर्गन? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि माता के साइड से और पिता के साइड से कुछ गुण आते हैं, तो डेफिनेटली रिप्रोडक्शन होगा तो मेल और फीमेल के बीच में होगा। तो फीमेल के एक स्पेसिफिक पार्ट गोनैड या तो ओवरी में इनका मल्टीप्लीकेशन या इनका डिवीजन होता है। इन केस ऑफ फीमेल अगर हम बात करते हैं मेल का, तो मेल में भी गोनैड्स या टेस्टिस में इनका डिवीजन होता है, इनका सेल प्रोसेस चलता रहता है। तो यही दो पार्ट हैं जिन पे इस तरह के सेल रिप्रोडक्टिव सेल का डिवीजन होता है। इन दोनों के अलावा बॉडी में जितने भी सेल हैं दे ऑल कम्स अंडर द सोमैटिक सेल डिवीजन, और वो हमने माइटोसिस के अंदर पढ़ा हुआ है। दूसरा जो पॉइंट कहता है प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, जो आगे जाकर के संतति बनेगी, जो एक प्रोसेस बनना स्टार्ट होगा, तो क्या होता है द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स दैट इज कंटेन हाफ नंबर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो खास करके सेल स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन के पर्पस के लिए, उनके जो डिवीजन होंगे वो हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल का होगा। हाफ मतलब 23 क्रोमोसोम। अगर हम एक जनरल की तरह बात करें, नॉर्मल की बात करें तो 23 पेयर होते हैं, तो 23 दूनी 46 होते हैं इन जनरल अदर सेल में अदर देन दिस रिप्रोडक्टिव सेल। तो 46 का आधा हो जाता है, इसलिए इसको लिखा है कंटेन हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। इसको मैं आपको डेमो के साथ समझाऊंगा। अब देखिए, दिस रिड्यूस नंबर इज कॉल्ड, जो आपका 46 का आधा 23 बचा उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड, और इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और गैमीट जो होते हैं इनको हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल, जो कोई एक सेल के काम होते हैं इस तरह के, इनको हम हाफ बोलते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल प्लस फीमेल गैमेट्स, दैट मींस जो स्पर्म में बन रहे हैं, जो ओवम में बन रहे हैं उनको। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल प्लस फीमेल गैमेट इज इक्वल टू रिस्टोर द जेनेटिक मटेरियल टू इट्स फुल कॉम्प्लीमेंट दैट इज 46 क्रोमोसोम इन नंबर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जो जाइगोट बनेगा उसे हम डिप्लॉइड बोलेंगे। डिप्लॉइड को रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। सिंपल सा मतलब समझिए, जब कभी भी इस मियोसिस प्रोसेस से गैमेट्स बनते हैं तो उनके क्रोमोसोम की संख्या होती है आधी। 46 की आधी कितनी होगी? 23 होगी। तो जब 23 मेल का और 23 फीमेल का जुड़ जाते हैं तो वापस से अपने ओरिजिनल कॉम्प्लीमेंट पे आ जाते हैं, दैट इज 46, और ये आपके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। तो 23 आपके मेल यानी कि आपके फादर के साइड से कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ गए किसी बच्चे में अगर आप बात करो या अपनी रिस्पेक्ट में बात करो, और 23 आपके मदर के साइड से आ गए। तो आपके में लगभग किसी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो आते रहते हैं। चलिए मैं आपको एकदम सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा हूं। ये एकदम डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज से है, एग्जैक्ट चीजें नहीं हो सकती,
बस समझने के लिए। अगर मैं ये मान लूं कि ये जो आपका कलर है, ऑरेंज कलर है, ये एक फादर की पीढ़ी यानी कि मेल को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो ग्रीन है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहां कहूं तो आपकी मदर के साइड को और ये आपके फादर के साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इन जनरल अपने आप में बेसिक क्रोमोसोम की संख्या पूरी है। इनका 46 है, इनका 46 है। जब ये इनका रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन होगा तो इनका आधा हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे देखिए हैप्लॉइड, इसको शॉर्ट में n से रिप्रेजेंट करते हैं, और हैप्लॉइड का दुगना हो जाएगा तो डिप्लॉइड कहलाएगा, हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो मान लेते हैं कि इसका आधा आगे सेल डिवीजन में गया, वैसे ये मदर का था फीमेल साइड, और आधा आपके फादर यानी कि मेल के साइड से आया। तो आधा मेल आधा फीमेल दोनों आपका रिप्रोडक्शन आगे रखे पूरा हुआ। तो ये जो आपका हैप्लॉइड था n प्लस n इज इक्वल टू 2n रिस्पेक्टिवली, यहां से बात करें तो हैप्लॉइड इज इक्वल टू डिप्लॉइड। तो एक ऐसे संतान की उत्पत्ति होगी जिसमें मेल और फीमेल, दैट मींस फादर और मदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आ रहे होंगे। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये केवल आपके रिप्रोडक्टिव सेल में ही होता है। आगे बात करते हैं, द क्रोमोसोम दैट मेक अप ईच पेयर आर कॉल्ड होमोलॉगस। जो पेयर बनते हैं, जो मदर के साइड से आया, जो फादर के साइड से आया, इनको मिलाकर के जो क्रोमोसोम की पेयर बनेगी, इसे हम कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्यों होमोलॉगस बोलते हैं वो भी समझ लीजिए। अगर आप ब्रेक करोगे उसमें तो वो भी लिखा हुआ है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, होमोलॉगस, होमो रिप्रेजेंट द सेम सेम। यहां पे देखिए क्यों कहते हैं, बिकॉज एज दे कंटेन सिमिलर जीन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एज दे कंटेन सिमिलर जीन, नॉट ओनली द सिमिलर जीन बल्कि उनका जो सीक्वेंस है, देयर जो सीक्वेंस इज वेरी मच सिमिलर, इसी को हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस। मतलब मान लेते हैं कुछ ऐसे फैक्टर फीचर्स जो मदर में भी ये क्रोमोसोम है, फादर में भी ये क्रोमोसोम है, और इनकी संख्या रेस्पेक्टिवली, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 13 है, इसका भी रिप्रेजेंट 13 है, तो दोनों सेम सीक्वेंस फ्रॉम मदर साइड फादर साइड, तो ये आपके दोनों का पेयर बना और यही कहलाएगा आपका होमोलॉगस। यही तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पे एक चीज मैं और क्लियर करूंगा, हालांकि वो टॉपिक से अलग है। कई बार आपने ये सुना होगा, आजकल तो नहीं बट पहले ये हुआ करता था, कि अगर किसी पेरेंट के, अगर किसी फैमिली में मदर फादर को बच्चा हो रहा है और वो बच्चा एक फीमेल है, पहले की बात करूंगा, आज के संबंध में कोई लेना देना नहीं है, तो वहां पे अगर बच्ची होती है, लेडीज होती है, फीमेल होती है, तो उसका जो ब्लेम हुआ करता था टोटली डाला जाता था फीमेल पे। लेकिन आप जानते होंगे या नहीं जानते तो आपको ये चीज बता दूं कि गलती किसी की नहीं होने के बावजूद भी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो मेल पे ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे एक्सेप्शन के केस में जो होमोलॉगस का अलग है, वो ये एक्सेप्शन कहता है कि मेल के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो X और Y होते हैं, जबकि अगर हम बात करें फीमेल की तो वो XX होते हैं। मतलब किसी भी एक सिचुएशन को आप अगर टैली कर लो, उनका प्रोबेबिलिटी देख लो, तो फीमेल की हमेशा X ही जाएगी, और X के रिस्पेक्ट में यहां पे अगर आप देखोगे XY तो डिनोटिंग फैक्टर हो जाता है। अगर मेल का X और फीमेल का X आए तो XX बनेगा, और XX क्या रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, और मेल का अगर Y गया और फीमेल का X गया तो XY इज इक्वल टू मेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो फीमेल का तो एनी केसेस XX ही जा रहा है ना, डिफरेंशिएशन फैक्टर किस में आ रहा है, मेल में। तो ये आपका एक्सेप्शन है होमोलॉगस क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में। आगे बात करते हैं, अदर 22 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। ये सारे टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो पार्टिसिपेट करने के लिए प्लीज डाउनलोड करिएगा ऐप, वहां पे कोर्स को सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए टोटल हमारे पास 23 पेयर होते हैं। दो चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा, जब आप बात करते हो पेयर की तो एक अलग फिनोमिना होगा, जब आप करते हो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तो अलग होगा। टोटल नंबर क्रोमोसोम इज इक्वल टू 46, बट उनको अगर आप डिवाइड करते हो दो में ताकि पेयर बना सकें तो वो कहलाएगा आपका आधा, दैट इज 23। तो 23 में तो एक आपका ये क्रोमोसोम रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी के बचे क्रोमोसोम को आप क्या बोलोगे, बाकी के जो बचे क्रोमोसोम के पेयर हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए जो मियोसिस है वो दो सक्सेसिव स्टेज में होता है। आपने इसके पहले माइटोसिस का भी देखा, मैंने आपको बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन बलून का, फुटबॉल का, इन सब का एक्सप्लेन किया हुआ है। सो मायोसिस ऑकर्स इन टू सक्सेसिव स्टेज। ये दो स्टेज कौन से हैं, एक होता है मायोसिस 1, दूसरा होता है आपका मियोसिस 2। ये चीजें आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए मियोसिस 1 कंसिस्ट ऑफ बेसिक फेज, जो कि हमने पहले भी देखा था माइटोसिस में, वह है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1
एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 एग्जैक्टली वही चीजें हैं, वहां पे भी बेसिक प्रिंसिपल वही होगा। तो ये हमारे 4 बेसिक पॉइंट है। अब देखिए प्रोफेज 1 क्या कंटेंट करता है। प्रोफेज 1 में बेसिक चेंजेस नजर आने लगते हैं। मतलब एक प्रकार से बोलो जो प्रोफेज होता है वो प्रिपरेटिव फेज होता है, और इन सबको मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज पहले का पार्ट जरूर देखिएगा, वरना आज के पार्ट में आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो प्रोफेज 1 में क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम बिगन स्टार्ट। और यहां पे क्या होता है, उसका प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए द क्रोमोसोम बिकम शॉर्टन। जो क्रोमोसोम है वो लेंथ में छोटे हो जाते हैं। मैंने आपको धागा का एग्जांपल दिया था, करके दिखाया था कैसे वो कॉइल बन रहे हैं, कैसे शॉर्टनिंग हो रही है उनकी लेंथ की। दूसरा क्या कहता है, कॉइल होने लगते हैं। कॉइल मतलब एक साथ एक सर्कल वे में बनने लगते हैं। इसके कारण से वो थिक हो जाते हैं, थोड़े मोटे दिखने लगते हैं और बहुत ही क्लियरली विजिबल होने लगते हैं। एक सिंपल सा सिलाई धागा ले लीजिए, सिंपल सा सिलाई धागा के एक परत लेंगे तो आपको शायद मैं दिखाऊं भी यहां से तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर मैं कई परत के ऊपर पर एक मोटा धागा बना दूं तो ऐसे धागे बन जाएंगे जैसे मैंने अपने हाथों कलाई में पहनी हुई है। तो ये जो मोटा धागा है वो बना तो कई पतले धागों से ही है ना, इसी कारण से वो थिक और विजिबल और कॉइल्ड होने लगा है। जब आप ऐठेंगे ऐसे करके तो छोड़ेंगे तो वापस में कॉइल तो आएगा ही, टेलीफोन के वायर की तरह। तो ये बेसिक पॉइंट हो गया। दूसरा स्टेप कहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोली डिसअपीयर। ये भी हमने पहले देखा था, वो डिसअपीयर होना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद माइटोटिक स्पिंडल का डेवलपमेंट होने लगेगा। माइटोटिक स्पिंडल बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आगे जाकर के इसको खींचने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक आटे की लोई लेते हो तो उसको बीच में ऐसे पकड़ करके खींचेंगे तो वो जो पॉइंट खींच रहा है वो समझ लीजिए एक बार काल्पनिक तरीके से कि वो हमारे माइटोटिक स्पिंडल है जो बीच से खींचेंगे। जब आप खींचोगे तो तनाव कहां पे नजर आएगा आपको, बीच में। फिर पूरा खींच दोगे तो वो बीच से अलग हो जाएगा। एग्जैक्टली यही चीज होने वाला है जो आपको मैं दिखाऊंगा आगे के पार्ट्स में। इसके बाद देखिए जो क्रोमोसोम पेयर बनेंगे वो पेयर कैसे बनते हैं, पेयर ऑफ देयर होमोलॉगस। जो अपने होमोलॉगस के रिस्पेक्ट में मैंने बोला वही कि सेम जीन सेम सीक्वेंस ऑफ द पर्टिकुलर जीन, ये होमोलॉगस बनाने लगेंगे। एंड देन आफ्टर दे विल ब्रॉट टुगेदर। उसके बाद जो सेम होगा वो अपने तरफ खींचना शुरू कर देंगे, उनको ब्रॉड करने लगेंगे। चलिए चलते हैं सेकंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन में, फिर देखेंगे इसके आगे का नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा ये कहता है कि रिजल्टिंग पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ईच विद 2 सिस्टर क्रोमेटिड इज कॉल्ड टेट्रेड। ये सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में यही सब चीज पूछे जाएंगे कि ये क्या है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसे हम किस टर्म से जानेंगे, वो आप जरूर देखिएगा ऐप पे। तो देखते हैं रिजल्टिंग पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, जो आगे जाकर के हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम बना हुआ है, जिसमें एक ही तरह के जो जीन है उन जीन का सीक्वेंस भी एक ही तरह का है, इनके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं टेट्रेड। अगला पॉइंट इससे ज्यादा और इंपॉर्टेंट है कि द सिस्टर क्रोमेटिड आर सो क्लोज टुगेदर। जो क्रोमेटिड बने हुए हैं, अलग हुए हैं इस तरीके से, जो कि हमने आपको माइटोसिस में दिखाया था लाइव डेमो करके, उनको बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड। और ये सिस्टर क्रोमेटिड आपस में इतने पास होते हैं कि वो अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज करने का मतलब है कि कुछ चीजों को आपस में वो शेयर कर सकते हैं। तभी तो एक पेरेंट से जब डॉटर बनते हैं या सिस्टर बनते हैं तो उनके जेनेटिक मटेरियल में आधा इस साइड से और आधा उस साइड से आता है एक्सचेंज की वजह से। और इस पूरे प्रोसेस को, किस प्रोसेस को, जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसे आपने 12वीं में भी पढ़ा हुआ होगा। क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा फिनोमिना है जो केवल और केवल इसी प्रोसेस मतलब मियोसिस के प्रोसेस में ही होता है। बाकी माइटोसिस वगैरह में चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अब एक चीज और कि अगर यहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो वो क्रॉसिंग ओवर आगे जाकर के क्या रिजल्ट लेकर के आएगा, यानी कि व्हाट इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ दिस क्रॉसिंग ओवर, व्हाट इज गोइंग टू बी चेंजेस occurs it is because of crossing over। तो देखिए क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसका क्या मतलब है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक बेसिक कारण है आपका क्रॉसिंग ओवर। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में रीवर्ड पे अगर आप फोकस करें तो वह आपको समझा देगा। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन है हमारा पहले से सेट, इसको आप चेंज करके अपने अकॉर्डिंगली दोबारा कंबाइन करके कुछ इसका स्पेसिफिक एडवांटेज लेना चाहते हो, दिस कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। जैसे एग्जांपल की बात करूं, मेरे हाथ में आपको 2 पेन नजर आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में था तो मैं सोचा यही एग्जांपल दे देते हैं। आपको मेरे हाथ में 2 व्हाइट बोर्ड मार्कर नजर आते हैं। इनका प्रीफिक्स कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब इनका पहले से किया हुआ कॉम्बिनेशन क्या है, ये रहा मेरा ब्लैक इंक का व्हाइट बोर्ड मार्कर, ये है मेरा रेड इंक का व्हाइट बोर्ड मार्कर। ये अपना एक कॉम्बिनेशन है।
फिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। मैं क्या कर रहा हूं, इनके कॉम्बिनेशन को चेंज कर देना चाहता हूं, मैं वापस इनको रिकंबाइन करना चाहता हूं अपने नीड के अकॉर्डिंगली। सो मैंने इसका कैप निकाला, इसका कैप निकाला, अब इस ब्लैक के कैप को रेड के ऊपर लगा दिया और इस रेड के कैप को मैंने ब्लैक के ऊपर लगा दिया। तो अब देखिए ये एक दूसरे के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, दैट मींस रिकॉम्बिनेशन, या बोल सकते हो कि चेंज ही हो गया। रिकॉम्बिनेशन मैंने किया, कोई प्रोसेस अंतर नहीं, ढक्कन भी वही है, कंपनी भी वही है, ईच एंड एवरी डायमेंशन इज सेम, बस कलर अलग अलग है। तो आपने इसको अपने नीड के अकॉर्डिंगली रिकंबाइन किया और यही रिकॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स चेंजेस नजर आएंगे इसी की वजह से होता है। और यहां पे लिखिए, लिखा भी हुआ है, विच कॉज वेरिएशन इन ह्यूमंस, और यही कारण है कि हम ह्यूमंस में वेरिएशन नजर आते हैं। अदरवाइज अगर आप देखोगे सब कुछ सेम टू सेम होगा तो मेरे ख्याल से सारे ह्यूमन सेम होने चाहिए। सारे ह्यूमंस को थोड़ा देर के लिए अगर छोड़ भी दें तो एक ही फैमिली में अगर एक पिता एक माता के बच्चे होते हैं, 2-3 बच्चे होते हैं, तो सबके सब एक जैसे होने चाहिए, सेम टू सेम, लुक वाइज, फीचर वाइज, कैरेक्टरिस्टिक वाइज, बट ऐसा होता नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो अगला फेज है इस मियोसिस के अंदर का, मियोसिस 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, वह है आपका मेटाफेज 1। आपने प्रोफेज देखा था, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको मैंने समझाया पहले वाले पार्ट में, वो जरूर देखिएगा, डेमोस में है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। तो आगे देखते हैं, मेटाफेज 1 का बेसिक पहला पॉइंट क्या कहता है, सेंट्रोमियर ऑफ द 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम अटैच्ड टू द माइक्रोट्यूब्यूल। यहां पे जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर मतलब सेंटर में पाया जाने वाला पॉइंट, जिसको पकड़ के आगे जाकर के उसको खींचेंगे, वो भी मैंने डेमो किया हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ऑपोजिट एंड्स। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो अलग अलग ऑपोजिट पोल से, फुटबॉल का एग्जांपल याद करिए जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, तो दोनों के ऑपोजिट पोल से ये अगर गोल है, आप यहां पे देख लीजिए कि ये अगर मैं बोलूं कि एक पर्टिकुलर सेल है तो इसका एक पोल होगा, दूसरा पोल होगा, या यूं कहूं उसका एक एंड ये होगा, दूसरा एंड ये होगा, तो इसके तरफ से ये मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं इस तरीके से ऑपोजिट पोल की ओर। तो आगे जाकर के जब हमारे इक्वेटोरियल प्लेट पे आएंगे तो इनको पकड़ के अपनी ओर अटैच करने लगेंगे, खींचने लगेंगे। ये चीज कर रहा है, यहां पे फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जो सेंट्रोमियर ऑफ द 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम अटैच्ड टू द माइक्रोट्यूब्यूल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अपोजिट एंड, ये जो एक्सटेंड हो रहे हैं अपोजिट पोल से एक्सटेंड हो रहे हैं, ये इस तरफ से इस तरफ की ओर जा रहा है, दिस वन, नीचे से अगर ऊपर की ओर बोलूं आपको रफ में समझाने के लिए, और ये वाला ऊपर से नीचे की ओर है, तो एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अपोजिट पोल, वो आगे जा रहे हैं। इसके कारण से क्या होने वाला है, देखिए अब क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम विल बी पुल्ड टू द अपोजिट एंड। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो आगे जाकर के अपोजिट पोल की ओर पुल होना स्टार्ट करेगा, खींचना स्टार्ट करेगा। अभी तो वो स्टेप नहीं आया है, लेकिन मैं आपको एक स्टेप पहले से बता दूं कि क्या हो सकता था। अगर ये अपने इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते, कुछ इस तरीके से आपको डबल क्रोमोसोम नजर आता, तो ये वाला हिस्सा इसको इस तरफ खींचता और ये वाला हिस्सा इसको उस तरफ खींचता, जो कि अभी आया नहीं है। अभी ये मेटाफेज में आने लगेंगे, एक मिडिल फेज में आने लगेंगे, इक्वेटोरियल प्लेट में आने लगेंगे, तो आपको और समझ में आ जाएगा। लेकिन बाद में खींचेंगे दोनों को अपनी तरफ। यही तो एक रीजन है। मान लेते हैं यही पे एग्जांपल ले लो कि ये एक दो अलग अलग क्रोमोसोम है या सिस्टर क्रोमेटिड है, एक को कैप को मान के चलिए, दूसरे को पेन को मान के चलिए। अगर मैं इसको इस तरफ से पकड़ूं, इस तरफ से एक्सटेंड हो रहा है मेरा माइक्रोट्यूब्यूल, एक एंड से आगे पकड़ लिया, इस तरफ से माइक्रोट्यूब्यूल एक्सटेंड हो रहा है, इस तरफ से पकड़ लिया। अब दोनों इसको अपोजिट एंड की ओर खींचेंगे तो देखिए ये जो पेन पहले एक जैसा एक साथ कंबाइन में थे वो अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगेंगे। तो इस तरह से पुल करने के लिए ये जो मेरी हथेली है वो माइक्रोट्यूब्यूल की तरह काम कर रही है, वो इसको पुल कर रही है अपोजिट एंड की तरफ, तब जाकर के उनका सेपरेशन होने लगेगा। आटे की लोई को एक बड़ा लोई ले लो, उसको आप हाथ से खींचते हो तो वो एक्सटेंड होता है, खींचता है, फिर टूट के दो लोई, फिर दो लोई को अगर आप और खींचोगे तो वो रेस्पेक्टिवली एक का दो तो दो का चार में कन्वर्ट होने लगेगा। ये प्रोसेस यहां पे आपको समझा रहा है। आगे बात करते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम विल लाइन अलोंग द मेटाफेज प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ द सेल। जैसा मैंने कहा, कौन सा पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये जो हमारा क्रोमोसोम का पेयर है, विल अलाइंड इन अ मेटाफेज प्लेट, या इसको हम लोग बोल सकते हैं, ज्यादा जो नाम फेमस है वह इक्वेटोरियल प्लेट या इक्वेटोरियल फेज बोलो, तो वह इसमें जैसा मैंने आपको समझाया यहां पे एक फेज में एक सीधी लाइन में एकदम बीचों बीच अरेंज हो जाती है ताकि इसको हम खींच सकें। अब ये अगर यहां पे है तभी तो ये इस तरह से खींच पाएगा, और अगर ये एक यहां है, एक यहां है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, तो कैसे इसको खींचा जा सकता है? तो सब के सब पहले तो
इस तरह से अरेंज होते हैं मिडिल में। अगर और प्लेन होता तो ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, जितने क्रोमोसोम के पेयर है वो अटैच होते, फिर साथ ऐसे करके इनको आता अपना अपना रेस्पेक्टिवली, और इसको इस तरीके से पुल करके अपन अलग अलग कर सकते थे। ये वाला फेज हमको यही बता रहा है। तो ये हो गया बात मेटाफेज की। इसको मैंने आपको समझाया था, P यानी कि प्रोफेज, M यानी कि मेटाफेज, A यानी कि एनाफेज, T यानी कि टीलोफेज, PM एट, ऐसा कर याद करोगे, प्रधानमंत्री एट, जिस जगह पे याद कर रहा है वहां पे, तो आपको एक टिप्स काम आएगा। अगला जो हमारा फेज है वो मियोसिस 1 का, यह है आपका एनाफेज 1। एनाफेज का मैंने ट्रिक समझाया था, आप वो वीडियो अगर मिस करेंगे तो सब कुछ मिस कर जाएंगे रिगार्डिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन स्टार्टिंग से देखिए, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। A स्टैंड फॉर आना, जैसे मैंने बताया था, M स्टैंड फॉर मिडिल, वैसे ही A स्टैंड फॉर आना। आना मतलब अपनी तरफ आना, आते जाओ आते जाओ आते जाओ रेस्पेक्टिवली। तो वो एनाफेज में क्या होगा, जो आपके सिस्टर कम्युनिटी बने हुए हैं वो एक एक पोल की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। यहां पे देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ द स्पिंडल शॉर्टन एंड पुल द क्रोमोसोम इन सच अ मैनर दैट द मेंबर ऑफ द ईच पेयर सेपरेट एंड मूव टू द अपोजिट एंड ऑफ द पोल। सॉरी, इसका मतलब क्या है, देखिए मैंने जो कहा वही चीज यहां पे हो रही है कि हमारा जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो शॉर्टन होता है और खींचने लगता है। देखिए ये मेरा हथेली जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल की तरह काम कर रहा है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये बड़ा माइक्रोट्यूब्यूल है, फैला, अब इसको यहां पे है, मुझे इसको लेने जाना है, और एक पोल एंड ये पूरा ध्यान दीजिएगा डेमोन्स्ट्रेशन पे, यहां पे मेरा हाथ एक माइक्रोट्यूब्यूल की तरह काम कर रहा है। तो माइक्रोट्यूब्यूल धीरे धीरे लेंथ में बढ़ता जा रहा है, और आप मेरी हथेली को देखिए कितनी लेंथ हो गई। तो ये बढ़ा उसको पकड़ने के लिए पहले वाले फेज में, अब उसको शॉर्ट होना पड़ेगा ताकि वो सेपरेट कर सके। तो शॉर्ट कैसे होगा, ऐसा पकड़े रहूंगा तो क्या कैप इस बॉडी से सेपरेट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसको मैं खींच रहा हूं ना, तो खींच रहा हूं तो उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। यहां पे आप देख सकते हो, वैसे रस्सी से हम उसको खींच रहे हैं, तो ये खींच रहा है मतलब इसको जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो शॉर्ट हो रहा है। इसके कारण से इस पे जो चिपका हुआ है हमारा सेंट्रोमियर पे चिपका हुआ जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो रेस्पेक्टिवली इस पोल पे और ये वाला रेस्पेक्टिवली उस पोल पे जा रहा है। तो ये जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल है वो शॉर्टन हो रहे हैं और उसको पुल कर रहे हैं सेल के ऑपोजिट एंड की ओर। इसके रेस्पेक्ट में वो था तो इसके ऑपोजिट ये, इसके रेस्पेक्ट में ये था तो इसके ऑपोजिट वो, तो ऑपोजिट ऑपोजिट की ओर इसको खींच रहे हैं और सेपरेट कर रहे हैं। इसी के कारण से ये जो दोनों एक साथ थे सिस्टर क्रोमैटिड वो अलग अलग हो जाएंगे। ये भी मैंने लाइव डेमो किया हुआ है। तो यहां पे हमने ये देखा, एक व्हाइट बोर्ड और ले लेते हैं जिसके आगे की चीजों को हम इसी में समझेंगे। अलग अलग पार्ट में बनाना चाहता नहीं हूं क्योंकि अब इसको देखोगे आधा उसको देखोगे तो पूरी चीजें एक साथ चलेंगी नहीं, तो लंबा बनेगा। जिसको देखना होगा देखेंगे, जिसको नहीं देखना होगा वो स्किप करिए। समझने वाले समझेंगे, नहीं समझने वाले जैसी आपकी इच्छा। चलते हैं अगले व्हाइट बोर्ड सेक्शन पे। नेक्स्ट है हमारा टीलोफेज 1। याद रखिएगा जितने भी हम बात कर रहे हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब 1 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि थोड़ी देर बाद आप 2 के रेस्पेक्ट में भी देखने वाले हो। तो अब इसमें क्या होता है, टीलोफेज 1 में होता है कि वन मेंबर ऑफ द ईच पेयर मूव टू द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। जो भी हमारे पेयर थे क्रोमैटिड के, पेयर होगा तो 2 के सेट में होगा, ऐसे उन पेयर में से एक एक मेंबर मूव की ओर करता है अपने अपने ऑपोजिट पोल की ओर। जैसे मान लीजिए ये 2 पेयर है एक साथ ऐसे लगे हुए हैं आपके, एक प्रकार से बोल लीजिए इक्वेटोरियल प्लेट में, तो इनमें से एक पेयर ऊपर धीरे धीरे मूव करने लगेगा ऑपोजिट ऑफ दिस, और ये वाला दूसरा की ओर मूव करने लगेगा। सेल के एक एक साइड बोल लीजिए, सेल के एक एक पोल बोल लीजिए, या एक एक एंड बोल लीजिए, तीनों में से कोई भी वर्ड यूज करो आप, उसका मतलब एक ही है। इसके बाद देखिए नाउ कंटेन हैप्लॉइड क्रोमोसोम। अब चूंकि वो 2 थे इसलिए वो आपके 2 एंड रिप्रेजेंटेटिव कर रहे थे, अब इनमें से एक निकल गया इधर, एक निकल गया इधर, तो वो हो गया वापस से हैप्लॉइड, यानी कि हम उसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंगल क्रोमोसोम इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ हैप्लॉइड एज अ एन। दूसरा स्टेप क्या कहता है, स्पिंडल डिसअपीयर एंड मेंबर फॉर्म ईच अराउंड द क्लस्टर ऑफ क्रोमोसोम एट अपोजिट पोल या अपोजिट एंड या अपोजिट साइड। जब ये आपके सेपरेशन हो जाएगा तो धीरे 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 एक मेंबर बनने लगेंगे, मेम्ब्रेन बनने लगेंगे जो कि उसको कवर करने लगेंगे। कहां पे, जब वो आपके क्रोमैटिड मूव कर चुके हैं एक एक सेल के एंड की ओर, तो वहां पे जाकर के इनके मेम्ब्रेन बनने लगेंगे जो कि आगे आपको काम आने वाला है। तो ये थे हमारे लास्ट फेज ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ मियोसिस, दैट इज टीलोफेज 1। अब हम बात करते हैं इसी के एक्सटेंशन वर्जन की, तो वहां पे सब कुछ सेम है, बस प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक प्रकार से बोलिए प्रोग्रेसिव स्टेप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा मियोसिस 2।
यहां पे आप देखने वाले हो इसके अंदर कौन कौन से सब फेज आते हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। इसके पहले सब क्या था, 1-1 था, तो अब ये यहां पे 2 है। तो प्रोफेज में जो था उसको थोड़ा सा आगे घटना यहां घटेगी रेस्पेक्टिवली। क्यों आगे घटना घटेगी, क्योंकि यहां पे आप देखोगे आगे जा करके 4 सेल का डेवलपमेंट होता है। तो एक में तो आपके पहले के जो स्टेप थे उसमें 2 डॉटर सेल बन गए, अब इनका और आगे जाके कन्वर्जन होगा, इसलिए 2 वहां के रेस्पेक्ट में, 2 यहां के रेस्पेक्ट में, तो 2-2 4 बन जाएंगे। अगले वीडियो में आपको मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन भी एक टेबल के फॉर्म में लेकर के आने की कोशिश करूंगा। चलिए देख लेते हैं पहले प्रोफेज 2 में क्या होता है। इन ईच ऑफ द डॉटर सेल फॉर्म्ड इन द मेयोसिस फेज 1 अ स्पिंडल डेवलप एंड क्रोमोसोम शॉर्टन बिकम कॉइल्ड एंड थिकन। ईच ऑफ द क्रोमोसोम, देख ईच ऑफ द डॉटर सेल जो कि फर्स्ट फेज में बना था, फर्स्ट आपके जो मेयोसिस फेज 1 था उसमें जो बना था, यहां पे फिर से देखिए, इन ईच ऑफ द डॉटर सेल फॉर्म्ड इन द मेयोसिस 1, जो मेयोसिस 1 में बना था, जो भी डॉटर सेल मेयोसिस 1 में बने थे उसके जो स्पिंडल है अब वो डेवलप होने लगेंगे। माइटोटिक स्पिंडल जो है डेवलप होने लगेगा, एक तंतु एक धागा जैसी चीजें वापस से डेवलप होने लगेंगी। एंड जो क्रोमोसोम होगा हमारा वो शॉर्ट होने लगेगा, लेंथ वाइज शॉर्टिंग होने लगेगी, कॉइल्ड होने लगेगा, जैसे मैंने आपको डेमो में दिखाया था। इसके बाद वो थिक होने लगेंगे, उनकी मोटाई बढ़ने लगेगी। अगला स्टेप क्या कहता है, अगला स्टेप कहता है द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। देखिए ये वाला याद मत करिएगा क्योंकि ये आपके पहले वाले स्टेज में था, वापस से चीजें होने शुरू हो जा रही हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था हमारा जो कि कवरिंग का काम कर रहा था वो धीरे धीरे डिसअपीयर होने लग रहा है, ताकि अंदर की चीजें अब एक्सपांड करने लगे, रिप्रोड्यूस करने लगे। उसके बाद क्या होता है, बट नो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए अकर। यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसअपीयर हो रहा है बट जो डीएनए का डुप्लीकेशन है वो नहीं हो रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमारा जो अगला फेज है मेयोसिस 2 के रेस्पेक्ट में वो है आपका मेटाफेज 2। प्रोफेज मतलब प्रिपरेटिव फेज, मेटाफेज मतलब जहां पे चीजें आ रही होंगी सेंटर ऑफ द पार्ट में, उसके बाद एनाफेज में आ रही होंगी, एना ए फॉर आना वाला फेज, और लास्ट में टी वाले में उसको अलग अलग स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। सो मेटाफेज 2 में क्या होता है, क्रोमोसोम लाइन अप द इक्वेटोरियल प्लेट। ये जो हमारा एक काल्पनिक बीच की रेखा है, जैसा मैं आपको कह रहा था, ये मान लेते हैं हमारा सेल है और ये हम मान लेते हैं कि बीच का एक सेंटर प्लेट है, मिडिल ऑफ द फेज है या इक्वेटोरियल प्लेट है, इस पे हमारे क्रोमोसोम आने स्टार्ट हो जाएंगे, मिडिल में आने लग जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, एंड माइक्रोट्यूब्यूल बाइंड टू द अपोजिट साइड ऑफ द क्रोमोसोम। बिल्कुल कहानी वही है, नथिंग न्यू, जो पहले आपके मेटाफेज में हो रहा था वो यहां भी हो रहा है, अंतर इतना है कि ये सेकंड स्टेप में जा रहा है। तो यहां पे हमारे जो माइटोटिक स्पिंडल हैं वो आके जाकर के ऑपोजिट सेल की, ऑपोजिट क्रोमोसोम की ओर पकड़ने लगेंगे, ताकि अलग अलग टाइम में इनको खींचा जाए और ये सेपरेट हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फेज की, दैट इज एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होने वाला है, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेटेड। जो सेंट्रोमियर था, जो दो क्रोमोसोम को या क्रोमेटिन बोल लीजिए, दो को आपस में जोड़ के रख रहा था, वो स्प्लिट हो गए और इससे सेपरेशन होने लग गया। एंड सिस्टर क्रोमेटिड गेट सेपरेटेड, जो आपस में चिपके हुए थे वो अलग अलग हो गए। इसके बाद एंड मूव्स टू द ऑपोजिट पोल, अब ये साथ में थे अलग अलग हो गए, ये इस पोल की ओर, ये इस पोल की ओर गया, तो ये अलग अलग पोल में, अलग अलग साइड में, अलग अलग ऑपोजिट एंड बोल लीजिए, तीनों नाम से समझ सकते हो, वो मूव करने लगते हैं। नाउ ईच क्रोमोसोम इज हैप्लॉइड, अगेन वही कहानी घट रही है जो मैंने आपको ऊपर समझाया था। नाउ ईच क्रोमोसोम इज हैप्लॉइड, अभी वो एन में आ गए हैं। आगे जाकर देखिए वो कंटेन करते हैं 1 क्रोमेटिड एंड 1 सेंट्रोमियर, दो थे साथ में, तो अब ये अलग, तो उनके पास क्या क्या बचेगा, 8 क्रोमेटिन 1 क्रोमोसोम रेस्पेक्टिवली। द लास्ट फेज इज टीलोफेज 2। यहां पे देखिए स्पिंडल डिसअपीयर, यहां भी वही है, यहां भी वही है, कहानी बस एक्सटेंशन वर्जन में है। Spindle disappear and new nuclear membrane start to form around the segment or around the separated chromatid। जैसे यहां भी देख लीजिए, यहां पे बनने लग गए थे, यहां पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगेंगे। रिजल्ट इन 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल, रिजल्ट होगा कि 4 की संख्या में जो हमारा प्रोसेस था वो हैप्लॉइड सेल बनेगा। म्योसिस 1 में आपके जो प्रोसेस थे उसमें 2 डॉटर सेल बने थे, उन्हीं का डिवीजन हुआ तो 2, और यहां पे भी कुल मिलाकर के टोटल ओवरऑल बोलोगे तो 4 बन गए। इसलिए फेज 1 और फेज 2
कि बेसिक्स में कोई अंतर नहीं है, उनके एक्सपांशन में अंतर है, एक एक चरण में वो होते हैं। तो यहां पे हमारे जो मियोसिस थे इसमें 4 हमारे डॉटर सेल बनकर के आ गए, जो माइटोसिस थे उसमें हमारे 2 डॉटर सेल बनकर के आए थे। इनका डिफरेंशिएशन मैं आपको आगे वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। आज के वीडियो के लिए, इस पूरे पार्ट के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड सेक्शन, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद आप इसी वीडियो के बाद में पॉज करके ले सकते हैं। और हां, अगर आप इन सब के एमसीक्यूज ऑनलाइन अटेंड करना चाहते हैं या ऑफलाइन देखते रहना चाहते हैं अपने मोबाइल में, कहीं भी किसी भी जगह नेटवर्क हो चाहे ना हो, तो आप डाउनलोड करिए सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से। उसके बाद स्टोर से में जाकर के सॉल्यूशंस बेस्ट एवर का कोर्स है, इसे सब्सक्राइब करिए। आपको नोट्स भी मिलेंगे और आपको एमसीक्यूज के पीडीएफ भी मिलेंगे और ऑनलाइन भी अटेंड कर पाओगे, और भी कई चीजें इसमें है, आपको वो मिल जाएगा। थैंक यू अगेन, टेक केयर।